हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूपीएससी 2020 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था जीएस 2 में, उसके क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं आपको नोट्स दूंगा या जो मैं यहाँ लिखूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्रिस्प नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसको आपको जब आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट स्टेज पर पहुंचेंगे तो आपको इसको रिवाइज करते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको अलग अलग भागों में ब्रेक करते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, एक वर्ड ये है। इसमें बोल रखा है कि इसके अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति, यानी कि कौन व्यक्ति, यहाँ पे बात हो रही है भ्रष्टाचार के बारे में। जो आदमी भ्रष्ट है, ठीक है, जिसने घूस लिया या किसी भी क्राइम में पकड़ा गया, ठीक है, उस तरह के व्यक्ति को अयोग्य ठहराने। अयोग्य मतलब यहाँ पर संसद की सदस्यता से उसको जो है बर्खास्त करने की बात की गई है, इसीलिए इसको अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया की सरलीकरण की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो आरपीए एक्ट है हमारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें जो कानून है, उसके जो सेक्शंस है, ठीक है, उसमें क्या है, जो भ्रष्टाचार करते हैं जो नेता, ठीक है, जो सांसद भ्रष्टाचार करते हैं, उनके जो अयोग्यता ठहराने वाली बात है ना, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। यानी कि कोई सेक्शन कुछ और कह रहा है, वही दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। तो उसको क्या करने की आवश्यकता है? सरलीकरण। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा आरपीए एक्ट है, ठीक है, इसमें जो हमारे सेक्शन है, ठीक है, अलग अलग जो हमारे सेक्शन है यानी धाराएं हैं, ठीक है, जो हमारे सेक्शन है उसमें क्या है, उसमें जटिलताएं हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेक्शन में कुछ और बात कही गई होगी और दूसरे सेक्शन में कुछ और बात कही गई होगी, तो उसी को सरलीकरण की आवश्यकता है, यानी कि इसको अब आसान बनाने की जरूरत है। जिससे क्या है, अरे भाई पता तो चले कौन व्यक्ति अयोग्य है और कौन व्यक्ति योग्य नहीं है, कौन व्यक्ति योग्य है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो कानून में अस्पष्टता होती है, उससे क्या होता है, जो सांसद है वो क्या करते हैं, इनका फायदा उठा लेते हैं जो अपराधी हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अपराध अभी तक घोषित नहीं हुआ है तो वो उससे फायदा उठाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है कि जो आरपीए एक्ट था उसमें जो अलग अलग सेक्शन है उसमें अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, तो उस प्रावधान को सरल यानी कि आसान बनाने की जरूरत है। इसकी बात पर आपको टिप्पणी यानी इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक। अब इसके आंसर्स में हम कैसे फ्रेम करें इसके आंसर्स को, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पहले में हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है, यानी कि भूमिका। दोस्तों देखिए, जो भूमिका होगा ना, वो आपका मैक्स टू मैक्स, क्योंकि यहाँ 150 वर्ड है तो 150 वर्ड को आप कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरह से कि 20 वर्ड में, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 वर्ड में हमारा भूमिका आ जाना चाहिए, और वही 20 वर्ड में हमारा लास्ट में कंक्लूजन आ जाना चाहिए, यानी निष्कर्ष आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 25 और यहाँ 25 मान लीजिए 50, और बीच में जो बच रहे हैं 100 वर्ड, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा बॉडी पार्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा बॉडी पार्ट के लिए होना चाहिए। इस तरह से आपको इसको कैटेगराइजेशन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो कब आया था। सबसे पहले तो ये आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आरपी एक्ट है हमारा, वो कब आया था, वो 1991 में आया, 51 में आया था, 1951 में आया था, ठीक है, यहां पर आया। और इसमें क्या हुआ, एक चुनाव संहिता अधिनियम, ठीक है, चुनाव संहिता अधिनियम या नियम 1961, ठीक है, इसके साथ मिलकर ये निर्वाचन की प्रक्रिया जो है उसको संचालित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आरपीए एक्ट 1951 है और जो चुनाव संहिता अधिनियम 1961 है, ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी हो, ठीक है, ये दोनों मिलकर बताते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी हो। याद रहेगा, आरपीए एक्ट 1951 और चुनाव संहिता अधिनियम 1961, ये दोनों मिलकर बता रहे हैं कि जो चुनाव हमारा कराया जा रहा है, जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी हो, ठीक है, उसको संचालन का काम ये दोनों एक्ट देखते हैं। यहां तक समझ आ गया। तो पहले आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको।
उसके बाद आप यहाँ लिख सकते थे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए इसके बाद आप लिख सकते थे यहाँ पर जो आरपी एक्ट है, ठीक है, जो आरपी एक्ट है 1951, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सेक्शन 8A, सेक्शन 8A जो है वो क्या देता है, उसमें एक बात है कि जो जो भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, भ्रष्ट आचरण वाले जो व्यक्ति हैं उनको अयोग्य ठहराने की बात है, ठीक है, दोषी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने की बात, अयोग्य ठहराने की बात। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे आरपीए एक्ट जो 1951 है यहाँ पर, और ये चुनाव संहिता अधिनियम 1961, ये दोनों मिलकर तो क्या बना रहा है, ये दोनों मिलकर तो बता ही रहा है कि चुनाव का संचालन कैसे हो, निर्वाचन कैसे हो। तो जो आरपीए एक्ट 1951 है उसमें सेक्शन 8A है, ठीक है, 8A, वो क्या बताता है, जो भी भ्रष्ट आदमी है, जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है उसको अयोग्य ठहराने की बात करता है, यानी कि किस किस आधार पर वो कौन से पैमाने हो जिससे उस व्यक्ति को जो यहाँ चुनाव लड़ने वाला है और वो कोई अपराधी प्रकृति का है, अपराधी प्रवृत्ति का है, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए आरपीए एक्ट 1951 में सेक्शन 8A लाया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कोई व्यक्ति अयोग्य ठहरा दिया जाता है, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यानी कि सांसद या विधायक, ठीक है, वो अगर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा तो इसमें क्या प्रावधान था दोस्तों, इसमें प्रावधान था कि जो अगले 6 साल हैं, जो अगले 6 साल है उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकता। याद रखना है, सबसे पहले क्या था, आरपी एक्ट 1951, उसके साथ क्या हुआ, चुनाव संहिता अधिनियम 1961 मिला, इन दोनों को मिलाकर क्या बात हुई, निर्वाचन की प्रक्रिया की बात हुई कि कौन से सांसद हैं जो कि निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, कौन से जो सांसद है वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जो आरपी एक्ट 1951 में सेक्शन 8A है, ठीक है, यहीं पर आपको याद भी करते हुए चलना इन चीजों को। जो सेक्शन 8A है उसमें क्या बताता है दोस्तों, उसमें बताता है जो भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति हैं, यानी कि जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, जो भी नेता या सांसद या विधायक, उनको कैसे अयोग्य ठहराया जाए, यानी कि उनको कैसे चुनाव लड़ने से रोका जाए, इसकी बात करता है सेक्शन 8A, ठीक है। इसमें जो सांसद और विधायक है अगर वो अयोग्य ठहराया दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा अगर पता चल जाता है कि अयोग्य है, ठीक है, तो उसको क्या है, अगले 6 साल, यानी कि अगर मान लीजिए 2023 में वो चुनाव लड़ने वाला था तो उसको 6 साल एक्स्ट्रा, मान लो को 2029 तक, ठीक है, यहाँ तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, इसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, यहाँ तक उसको रोक दिया गया, ठीक है। ये आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते थे, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप अपने भाषा में ऐसे लिख सकते थे कि जो आरपीए एक्ट 1951 है और वह चुनाव संहिता अधिनियम 1961 दोनों मिलकर क्या हुआ, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका संचालन की जो बात है इन दोनों में एक्ट में कही गई थी। वही जो आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 8A है उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था जो भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति हैं उनको अयोग्य ठहराने की बात, यानी कि जो सांसद और विधायक चुनाव लड़ने वाले हैं वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात हुआ था आरपीए एक्ट 1951 में, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि अयोग्यता किस किस आधार पर है, यानी कि जो सांसद हैं और जो विधायक है इनकी अयोग्यता की बात करेंगे, सांसद और विधायक की, ठीक है, इनकी अयोग्यता तो कैसे बताएं, तो आरपीए की एक फर्स्ट लिखेंगे, आरपीए एक्ट जो 1951 था उसमें धारा यानी सेक्शन 8 क्लोज 3, ठीक है, सेक्शन यहाँ पर 8 क्लोज 3 करते हैं, ये रहा सेक्शन 8 क्लोज 3। इसमें क्या है, इसमें यदि अगर उसने 2 वर्ष या अधिक, ठीक है, 2 वर्ष या अधिक की सजा अगर उसे हुई है, ठीक है, तो क्या है, तो वो अपनी रिहाई, यानी कि जब वो वहां से फ्री हुआ है रिहाई के 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था वही चीज सेक्शन 8 क्लॉज 3 में है, चुनाव नहीं लड़ सकता, ये याद रखना है आपको। यानी कि बात यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर उसको 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर मान लो कि वो किसी अपराध में पकड़ा गया, कोई सांसद या कोई विधायक, और उसको उसके लिए 2 वर्ष की सजा मिल गई, यानी कि या 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई, यानी कि अपराध थोड़ा सा जघन्य होगा इसीलिए उसको इतना सजा मिला है। अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा उसको मिलती है तो उसके रिहाई के
रिहाई के 6 वर्ष तक, यानी कि जब वो फ्री होगा, यानी कि 2 वर्ष जब वो सजा काट चुका है, उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो अपराध किया है उसके बाद वो 2 वर्ष से सजा काटेगा और उसके बाद 6 वर्ष तक और रुकेगा। यानी कि आरपी एक्ट 1951 की धारा 8(3) जो है वो क्या है, सांसद और विधायक के चुनाव लड़ने पर क्या करता है, कड़ी पाबंदी लगाता है अगर वो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा भुगत चुका हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो होगा हमारा इसी में, यदि अब जो बात है कि जो जमानत पर है उसका क्या, जो जमानत पर है और याचिका जो इसकी वो कोर्ट में ही है, ठीक है, विचाराधीन है, यानी कि कोर्ट में अभी तक है ही, वो विचाराधीन है, तो वो क्या होगा, मतदान में उम्मीदवार यानी कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य रहेगा। ठीक है, बनने के लिए अयोग्य है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, अगर वो जमानत पर यानी कि बेल पर है, कुछ पैसा दिया बेल हो गया, अगर बेल है, बेल जमानत जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस दो होते हैं, ठीक है, तो जो जघन्य अपराध है उस पर क्या आता है, जमानत नहीं मिलता है अक्सर। ठीक है, जो नॉर्मल अपराध होते हैं उन पर जमानत मिल जाता है। यदि जमानत जो है, अगर कोई व्यक्ति जो सांसद या विधायक है अगर वो जमानत पर है, ठीक है, यानी कि वो अभी बेल पर है और उसकी जो याचिका है, जो उसका याचिका है वो कहाँ पर है, विचाराधीन है, यानी कि अभी उस पर पूरी तरह सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट में ही है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मतदान में उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो कि विधायक या सांसद है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाए, ठीक है, कोई आरोप लगाए और वो आरोप अभी क्या है, कोर्ट में है, कोर्ट में फंसा हुआ है, तो भी वो क्या कर सकता है, तो भी वो आदमी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, तो भी वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 की बात कर लिए, अब सेक्शन 8 क्लॉज 4 की बात करते हैं। जो धारा 8(4) है उसमें बता रखा है कि जो दोषी हैं, ठीक है, यानी कि सांसद और विधायक, दोषी ठहराए जाने के 3 महीने तक, ठीक है, जाने से लिख लेंगे यहां, जाने से 3 महीने, ठीक है, 3 माह, 3 माह तक यदि उसने किसी न्यायालय में, यानी कि किसी कोर्ट में, है ना, किसी कोर्ट में, यहां आप न्यायालय लिख दें, किसी कोर्ट में अपील दायर की है, यानी कि किसी कोई याचिका डाल रखा है सांसद या विधायक जो कि 3 माह से अधिक अगर मान लो उसको दोषी ठहराया गया है, तो अपील दायर किया हुआ है, तो केस की सुनवाई पूरी होने तक, है ना, केस की अगर सुनवाई पूरी होने तक उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ये याद रखना है, पूरी होने तक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है, देखिए सेक्शन 8 क्लोज 3 में क्या बात की गई थी, 8 क्लोज 3 में की गई थी अगर उसका सजा 2 वर्ष या उससे अधिक है ना, 2 वर्ष या उससे अधिक है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो 6 वर्ष, जो आने वाले 6 वर्ष है वहां भी चुनाव वो नहीं लड़ सकता। ये बात आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 8 क्लोज 3 में दी गई है ना, और सेक्शन 8 क्लोज 4 में दी गई जो बात है उसमें है कि जो अगर यदि सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने से 3 माह तक, यानी इसका क्या मतलब है, दोषी ठहराए जाने के 3 माह तक, यानी कि अगर मान लो उसको 20 तारीख को दोषी ठहराया गया, 20 मान लेते हैं, 20 अक्टूबर 2023 को दोषी ठहराया गया, ठीक है, तो इससे 3 माह बाद, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 20 जनवरी 2024, है ना, 24 तक, यदि यहां तक, ठीक है, यदि उसने अपील दायर की हुई है, यानी उसने कोर्ट में अपील दायर की हुई है, तो जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, अगर 3 माह से अधिक वाले जो भी केस हैं, ठीक है, सांसद और विधायक के, ठीक है, तो उससे 3 माह आगे तक उसको निपटारा होने तक उसको अयोग्य नहीं ठहराएंगे, मतलब इस तारीख के बीच में, क्योंकि क्या बात है कि ये 20 तारीख यहाँ से तो स्टार्ट हुआ इसका चुनाव, जो भी इसने कोर्ट में अपील दायर की हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कोर्ट में कानून, जो स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाकर वो खत्म होगा, यानी सुनवाई 3 महीने तक चल रही है। इन 3 महीने के बीच में क्या है, उसके ऊपर ये नहीं बताया जाए कि वो अयोग्य है या नहीं। ये बात एक तरह तक सही भी और एक तरह तक इसका लाभ भी उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आदमी 3 महीने उसकी, ठीक है, 3 माह तक, तो क्या हो अगर चुनाव इस 3 माह के बीच में हो, ये भी तो हो सकता है।
यानी कि अगर मान लो कोई स्टार्ट किया किसी डेट से और यहाँ पर किसी डेट लास्ट डेट 3 माह मान लेते हैं, इसके बीच में मान लो अगर चुनाव कंडक्ट होना है, चुनाव निर्वाचित यहाँ पर होना है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ कि वो आदमी अपराधी नहीं है, यानी कि वो सांसद और विधायक अपराधी नहीं है, अभी पता नहीं चला है, हो सकता है वो अपराधी हो, ठीक है, बट अभी पता नहीं चला है, तो वो क्या कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, ये याद रखना है। यानी कि अगर जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो तब तक 3 महीने तक, ठीक है, आने वाले 3 माह तक, यानी कि यहां से लेकर 3 माह तक, 3 माह के बीच में वो चुनाव लड़ सकता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बात कही गई है आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 8 क्लोज 4 में, इसको याद रहेगा आपको। अब आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या, जब ये सब बात होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में, ठीक है, एक आदेश दिया, ये आप मान सकते हैं चौथा पॉइंट, इसमें एक आदेश दिया उन्होंने कि जो आरपी एक्ट 1951 है, ठीक है, इसकी जो धारा यानी कि सेक्शन 8 क्लोज 4 है, धारा 8 4 मान सकते हैं, इसको क्या किया उन्होंने, इन्होंने निरस्त कर दिया, ठीक है, निरस्त करते हुए अयोग्यता के दिन से, ठीक है, अयोग्यता को दोषी ठहराए गए दिन से माना, ठीक है, गए दिन से माना। अब इसमें क्या बात हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने ये देखा कि कहीं ऐसे जो सांसद, कहीं ऐसे विधायक हैं जो क्या कर रहे हैं, इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर 2023 है मान लीजिए, और ये मान लीजिए अक्टूबर है, और अक्टूबर के बाद क्या होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब मान लीजिए यहाँ पर 2024 है, तो इस बीच में जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में वो चुनाव तो लड़ सकता था, चुनाव लड़ सकता था। यानी कि बात है कि यहाँ पर जो सेक्शन 8 क्लोज 4 था उसमें ये बात तो बताई गई थी, ठीक है, लेकिन अगर मान लो 3 महीने से ज्यादा वो चल रहा है अपील, यानी सुनवाई नहीं हुई अभी तक कंप्लीट, तो भी वो आदमी चुनाव लड़ सकता था। तो कई सारे अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता थे वो इस बीच में चुनाव लड़ते थे और जीत भी जाते थे, ठीक है, और फिर अपने पावर के दम पर वो क्या करते थे, उस केस को दबा देते थे। तो एक्चुअली में होता क्या था, इससे क्या है, जो जनता है, जनता जो चुनाव में लोगों को लाती है, तो बाद में क्या, अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो उनके अधिकार का तो उल्लंघन होगा ही, जनता के अधिकारों का। तो इस पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इसके ऊपर सक्रियता दिखाते हुए क्या किया, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया जिसमें बताया कि जो आरपी एक्ट 1951 की धारा 8 क्लोज 4, 8 क्लोज 4 क्या था, 8 क्लोज 4 है जिसमें वही 3 महीने के बाद की बात की गई है। 8 क्लोज 3 क्या था, 8 क्लोज 3 था जिसमें 2 महीने से 2 साल से अधिक की अगर सजा हो तो उसको क्या कर सकते हैं, अगले आने वाले 6 साल तक उसको अपराधी प्रवृत्ति मानते हुए उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा वो चुनाव से, ठीक है, ये याद रखना। 8 क्लोज 3 जो है वो अभी भी है, 8 क्लोज 4 को निरस्त किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ बोला गया कि अगर मान लो कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, तो वो चुनाव तो लड़ रहा है बट वो क्या है, अगर अपराधी प्रवृत्ति का है तो इससे क्या होगा, जनता के लिए या चुनाव की प्रक्रिया के लिए वो गलत होगा। तो सर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको निरस्त कर दिया इस कानून को, ठीक है, और बोला कि जो अयोग्यता होगी यानी कि वो जो आदमी है वो अयोग्य कहला दिया जाएगा, कब से, दोषी ठहराए गए दिन से, ठीक है, दोषी ठहराए गए दिन से माना। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जो बात यहाँ पर बोली गई थी स्टार्टिंग में, यहाँ से जब दोषी उसको ठहरा दिया गया उसी दिन से उसको माना गया कि वो आदमी अपराधी है, यानी कि अब उसको जो पहले उतने दिन की जो 3 महीने का मोहलत दिया हुआ था वो उसको बाद में खत्म कर दिया गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात होती है तीसरे पॉइंट जो हमारा बोला है कि इसका सरलीकरण कैसे किया जाए, यानी कि जो हमारा एक्ट है उसका सरलीकरण हम कैसे करें, ठीक। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो अयोग्यता तभी संभव होनी चाहिए, है ना, तभी संभव होनी चाहिए जब न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो, है ना, संभव हो जब न्यायालय, क्योंकि जब कोर्ट उसको प्रमाणित कर दे तो वो क्या है, अयोग्यता संभव हो जानी चाहिए कि हाँ ठीक है कोर्ट द्वारा प्रमाणित हो। यानी कि अगर कोर्ट कह दे कि ये आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता तो चुनाव नहीं लड़ सकता, बस खत्म कहानी, क्योंकि कोर्ट पे इतना भरोसा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि सरलीकरण के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो काम है वो क्या है, कोर्ट को पावर दे दिया जाए, और कोर्ट क्या है, अगर मान लो अयोग्यता सिद्ध कर देता है तो उसके बाद उसका बात खत्म, ठीक है, ये सरलीकरण की एक विधि हो गई। उसके बाद और क्या किया जा सकता है, उसके बाद किया जा सकता है जो अदालत है, अपीली अदालत, अपीली अदालत को सजा से,
जो निलंबित करने की शक्ति है, क्योंकि वो अदालत, अपीली अदालत, वहां पास अपील कर सकते हैं, तो इनको जो निलंबित करने की शक्ति है ना सजा को, वो नहीं है। ठीक है, शक्ति नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, सजा को कुछ समय के लिए केवल और केवल उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल सजा को, जो सजा की प्रक्रिया है वो कुछ समय के लिए उसको निलंबित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अपीली अदालत है जहां पर अपील किया जा रहा है ना, सजा को निलंबित करने की उनको शक्ति दी जाए, यानी कि जहां पर अपील होता है वहां पर भी सजा को निलंबित करने की शक्ति दी जाए। इससे क्या होगा, जो कोर्ट के ऊपर के कोर्ट के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है वो नहीं लगेगा, दबाव उतना नहीं लगेगा। अपीली अदालत जहां पर उस सजा के बारे में बात की गई है उसको वहीं पर सजा को निलंबित करने की शक्ति दी जाए। क्योंकि अभी क्या है, जो वो सजा है, सजा की प्रक्रिया को बस कुछ समय के लिए थोड़ा सा रोक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कोर्ट की सुनवाई होनी है अक्टूबर में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, नवंबर तक उसको बस रोक के रख सकते हैं, इन पर ये फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, अपीली अदालत। लेकिन जो सरलीकरण की बात है उसमें क्या है, अगर हम छोटे कोर्ट या अपीली अदालत को भी ये शक्ति दे देंगे कि वो सजा को निलंबित करने की शक्ति उनके पास होगी, तो क्या कर सकता है, इससे जो हमारा न्याय है वो जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मिल सकेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सरलीकरण के लिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो रूट लेवल पे होना चाहिए, यानी कि हमें नीचे से, ठीक है, बॉटम से अप ऊपर, बॉटम टू टॉप लेवल का ऐसा करके दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, है नहीं। यानी कि नीचे का अगर मान लो कोर्ट सही रहेगा तो ही ऊपर के कोर्ट अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, जो सजा को लागू करने की प्रक्रिया है, किस 2 साल से, क्योंकि उसमें हमने देखा था आरपी एक्ट 8(3) में 2 साल या अधिक, है ना। इसमें क्या होना चाहिए, अयोग्यता को रद्द नहीं किया जा सकता। और यदि उसको सजा सुनाते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति को क्या है, आगे निर्दोष करार दिया जाएगा। यानी कि जो 2 वर्ष या अधिक की सजा है ना, उसमें क्या है, व्यक्ति की अयोग्यता को निर्धारित जो किया जाता है। जैसे अगर मान लो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा उनको, उस आदमी की या उस जैसे मान उस सांसद को मिल गया है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी अयोग्यता को रद्द उसके आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो फंसाया गया, ये भी तो हो सकता है। तो उसको पहले चेक करना चाहिए कि आदमी निष्पक्ष रूप से उस काबिल है या नहीं। ठीक है, तो जो छोटी अदालत है उनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को अगर वो दोषी करार दे भी देती है और उसे सजा सुनाती है, तो अनुमान लगाया जाता है कि जो व्यक्ति है ना उसको आगे का निर्दोष करार दिया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट जो है, निम्न कोर्ट मान लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं निम्न कोर्ट, छोटा कोर्ट है लोअर कोर्ट, अगर इसने किसी आदमी को 2 वर्ष या अधिक की सजा सुना दी, किसी नेता को 2 वर्ष या अधिक की सजा सुना दी, ठीक है, और ये गया याचिका दायर करने हाई कोर्ट में, याचिका चला गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि ये इस जो निम्न अदालत द्वारा दिया गया फैसला है इसको पलट दे या उसको निरस्त कर दे। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में भी इसके जो ये मान लो कि ये जो हमारा इसको सजा दिया गया था उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके याचिका दायर कर सकता है ना। तो यहाँ तक इसको पावर है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अगर मिलता है कि ये आदमी निष्पक्ष है और ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है और इसने अपराध नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पर इसकी सजा को मुक्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 2 साल और अधिक की सजा है, ठीक है, उस आदमी के ऊपर, तो अगर ये निम्न कोर्ट में चल रहा है तो उस आदमी को, यानी कि उस सांसद या विधायक को इतना स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो उसको ऊपर के जो कोर्ट है उसमें उसको चुनौती दे सके। क्योंकि अगर मान लीजिए वो निष्पक्ष होगा, यानी कि वो अगर ईमानदार होगा, तो उसको इस बात की स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता है कि उसको उसकी जो न्याय है वो उसको मिल सके। ठीक, तो ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने अभी क्या देखा, जो 8(3) था और 8(4) था, है ना, तो 8(4) को तो निरस्त कर दिया गया, 8(3) चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो एक यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। ठीक है, और क्या देखा था, जो धारा 8(1) है मान लीजिए और 8(2) है, ठीक है, इसमें भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। 8(3) में क्या प्रावधान था, 8(3) में प्रावधान था जो आदमी दो वर्ष या उससे अधिक, जब मान लो अगर मान लो वो कोर्ट जो सजा भुगत चुका है तो वो आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता, यही बात था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि मान लो अगर 8(1) और 8(2) से उसकी तुलना की जाए 8(3) की, तो 8(1) और 8(2) के अंतर्गत क्या प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति जो है अगर विधायिका का सदस्य है, यानी कि अगर वो सांसद या विधायक है और वो अगर मान लो हत्या, बलात्कार या मान सकते हैं अस्पृश्यता,
ठीक है। इन सब चीजों में अगर मान लो वो अपराधी है और उस पर लिप्त होता है तो उसके अंतर्गत इसको क्या है, अयोग्य ठहराया जाता है, ठीक है। वहीं जो 8(3) में प्रावधान था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर मान लो कोई आदमी 2 वर्ष या उससे अधिक है तो वो क्या है, आगे आने वाले तक 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। तो यहाँ देख रहे हो पहले वाले में बोल रहा है कि अगर हत्या, बलात्कार और अस्पृश्यता, ठीक है, और भारतीय संविधान का जो अगर अपमान करेगा तो इन आधारों पर अगर वो क्या कर सकता है, अयोग्य ठहराया जाएगा, ठीक है। इसमें इस पे आधार पर इसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो किस किस आधार पर है, एक तो हत्या है, बलात्कार है, संविधान का अपमान, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, उसके आधार पर, इनके आधार पर वो क्या है, उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या था, अगर 2 वर्ष या अधिक की सजा भुगता है, ठीक है, तो वो आगे आने वाले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ पर ये बात है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग बातें सामने आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अयोग्य करार दिया जा रहा है, यहाँ पर उसके बाद 6 वर्ष के बाद चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन साबित हो रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कॉम्प्लेक्स नेचर करने के लिए, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कई करोड़ मामले लंबित हैं, है ना। तो और छोटे कोर्ट में तो और भी ज्यादा मामले लंबित है। तो दूसरा कारण है जो कॉम्प्लेक्स नेचर है इसका, यानी कि जटिलताएं हैं, वो क्या है, मामलों का लंबित होना। बहुत सारे मामले ऐसे ही पड़ी रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सुनवाई होती ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको जो वो फायदा मिल जाता है, क्योंकि उनका जो न्याय है उसके आधार पर तो उनको सुनवाई मिलती नहीं है। यानी कि वो अगर मान लो दोषी है या नहीं उसके आधार पर पता भी चल नहीं रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। तो इसका जो लाभ है उन लोगों को हो जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से इस तरह की जो भ्रष्ट आचरण वाले प्रवृत्ति के वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इनमें इनकी शक्तियों की सीमाएं हैं ना, इनकी भी क्या है, सीमाएं हैं। ये भी एक आधार से, एक हद से ऊपर उठकर कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर मान लो अगर कोई चीज कानून के अंदर अंतर्गत है तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन कानून के बाहर जाकर वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग का क्या है, सीमाएं हैं। निर्वाचन संबंधी जो अपराध की याचिकाएं हैं वो लंबे समय से क्या है, कुछ याचिकाओं में जो उच्च न्यायालय उसमें लंबित रहती है। इसके कारण भी क्या है, कई सारे जो विधिक बाधाएं और जो निम्न दोष सिद्धि की प्रक्रिया वो सामने आती रहती है। यानी कि बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग है वो कानून के अंतर्गत रहकर ही काम करेगा, कानून से बाहर जाकर काम नहीं करेगा। और मान लो कि निर्वाचन प्रक्रिया में ये देख रहा है कि वो आदमी भ्रष्टाचार है, वो आदमी भ्रष्टाचारी है, ये जानते हैं निर्वाचन आयोग कि वो आदमी भ्रष्टाचारी है, ये नेता भ्रष्टाचारी है, बट फिर भी वो उसका कुछ कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो शक्ति के अंतर्गत बंधे हुए हैं, उससे बाहर जाकर वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो इस कानून के अंतर्गत बंधे हुए हैं। तो ये सीमाएं, तो अगर इसकी सीमाओं को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, उनको शक्ति दी जाएगी, तो इसके आधार पर क्या वो सरलीकरण होगा, ठीक, ये बात हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा जैसे मान लीजिए जो आरपी एक्ट है उसमें क्या है, जो धन है और जो बल है, यानी कि पैसों के आधार पर और शक्ति के आधार पर, ठीक है, इसकी भाषा जो है ना, इसकी शक्ति को डिफाइन नहीं किया गया, यानी परिभाषित नहीं किया गया है। जो आरपी एक्ट है वो ये नहीं बताती कि जो धन परिभाषित किया गया है, ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया है, सॉरी, नहीं किया गया है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो मान लीजिए किसी आदमी के पास धन है, ठीक है, और किसी आदमी के पास शक्ति है, ठीक है, तो इस आधार पर क्या है, किस आधार, कितना बल और कितना शक्ति के आधार पर किस चीज को परिभाषित किया जाए, उसमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। चुनावों में जो भ्रष्ट कार्य है, जैसे मान लीजिए पेड मीडिया होते हैं, जो मीडिया वालों को पैसे देकर काम करवाया जाता है, हेट स्पीच है, मनी पावर है, इन सब पर भी क्या है, जो निर्वाचन आयोग है वो कोई ठोस निर्णय के, जो मान लो कि अगर मान लो कोई बात चल रही है पेड मीडिया पर, जानते हुए भी निर्वाचन आयोग इसके ऊपर कार्रवाई डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि शक्ति सीमाएं बंधी हुई हैं। तो ये सारे के सारे उसकी क्या है, खामियां हैं। और जो यहाँ पर धन और बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आरपी एक्ट में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, धन और बल को। तो इससे क्या है, कई सारे जो है लोग वो धन के आधार पर, कुछ बल के आधार पर चुनाव में हिस्सा लेते हैं और जीत भी जाते हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर है कि जो हमारा चुनावी बॉन्ड होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर वो चुनावी बॉन्ड एक नहीं होना चाहिए। यानी कि ठीक है, धन शोधन के लिए जो एक सीमा है वो 20,000 रुपए से ऊपर का एक बॉन्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन सब चीजों का क्या होता है, तोड़ होता है। तो ये लोग क्या करते हैं,
SBI के अकाउंट में जैसे यहाँ से ये एक बॉन्ड का प्राइस इतना होना चाहिए 20,000, लेकिन एक्चुअली में ये लोग क्या करते हैं, इससे छोटे छोटे धनराशि को जैसे 5,000 का, 10,000 का डोनेशन, इस तरह से अलग अलग का बॉन्ड बनवा लेते हैं, जो कि इस सीमा के अंतर्गत आता ही नहीं है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो क्या है, सीमा से बंधा हुआ है। तो वो इस, अब मान लो 5,000 10,000 का जो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकती है। तो ये भी इसका एक सीमा हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे एक जो भी हमारा चुनावी प्रक्रिया है उसमें क्या है, जो भ्रष्ट आचरण वाले लोग हैं उनको इसमें फायदा होता है इससे, और इसको रोकने के लिए कुछ कुछ ऐसे करके उपाय भी किए गए हैं। तो उपाय क्या किया जा सकते हैं सरलीकरण के, वो देखते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि न्यायालय, ठीक है, जो विशेष कोर्ट है उसकी स्थापना कर सकते हैं। विशेष कोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो केवल और केवल चुनाव, जैसे मान लीजिए अगर मान लो कोई आदमी भ्रष्ट है, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्ट, उसको सिद्ध कर दिया गया, तो केवल और केवल इन्हीं आचरण को और इन्हीं चीजें, इन्हीं मामलों को देखे, तो ऐसा कोर्ट की स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये, क्योंकि इससे क्या होगा, निष्पक्षता बनी रहेगी और जो भी फैसले की सुनवाई है वो जल्दी हो सकेगी। दूसरा क्या हो सकता है, एक हम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू कर सकते हैं। लागू करने का मतलब यह है कि उसको पालन भी कराया जाना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोई आदमी, कोई जो नेता है, अगर उसको निर्वाचन आयोग द्वारा ये बात कही गई है कि ये आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसके जो भी उसका जैसे बोल सकते हैं उसकी जो उसका जो योग्यता है, यानी कि सांसद जो बना हुआ है उसकी उसको अयोग्य साबित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक और दो आदमी के साथ ऐसा होगा तो आगे आने वाले जो भी नेता हैं वो डरेंगे इससे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो निर्वाचन आयोग है उसकी शक्ति बढ़ेगी और कोई भी जो अपराधी प्रवृत्ति वाले नेता हैं वो इस आचार संहिता को उल्लंघन करने की बात आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारी बातें हो गई जो हमारा इसमें आपने बॉडी में लिखना था। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो निष्कर्ष है वो आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बात यहाँ पर चल रही है अपराध से रिलेटेड और बात चल रही है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से रिलेटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपराधी हैं, ठीक है, उसको राजनीति में निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं उसको राजनीति में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बात सही है। अगर इसको नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाली व्यवस्था को ये क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाले राजनीतिक दलों में जो अच्छे अच्छे प्रतिभा है वो वर्कर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि यहाँ तो भ्रष्टाचारी आदमी है तो मैं क्यों जाऊं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो आने वाले प्रतिभा है उसको लाने के लिए सबसे पहले जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसको रोका जाना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जनता क्या है, जनता किसी ना किसी एक को तो चुनेगी। ठीक है, वो किसी ना एक को चुनती ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हमारी संस्थाएं ही ऊपर उठकर काम नहीं करेगी तो जनता की तो मजबूरी है, वो चुनेगा ही। जनता में हर एक आदमी इतना जो बोल सकते हैं इतना बुद्धिमत्ता स्तर का नहीं होता है कि वो अपने आधार पर फैसले ले सके। कई बार क्या होता है, परिस्थितियां उसके फैसले को बदल देती हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो हमारी संस्थाएं अगर वो मजबूत होगी तो उन आदमी को जो व्यवहार है, उन आदमी का जो आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो प्रवृत्ति है और भी बहुत कुछ है उसको उस आधार पर रोका जा सकता है। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि जो संसद है उसमें कानून में संशोधन करके, ठीक है, कानून में संशोधन करके प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो संशोधन करके प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, अपने कई आदेश में राजनीति में जो अपराध है उसकी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास भी किया है। जैसे आपने देखा था कि अभी जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें क्या नाम है, आरपी एक्ट 8(4) को जो निरस्त करने की बात की गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज्यादा भाग ले रहे हैं। बट फिर भी क्या है ना, अभी भी इस चीजों को रोका नहीं जा सकता। आपने अभी भी देखा होगा कई बार ऐसा चीज होता है कि कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग अभी भी खुलेआम यहाँ पर चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो उनको रोकने का सिंपल और सिंपल साधन है, सबसे पहले व्यवस्था को मजबूत करना। व्यवस्था तो है ही हमारे पास, लेकिन जब तक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक वो लोग ऐसे ही रहेंगे। व्यवस्था मजबूत होने का मतलब है निर्वाचन आयोग का मजबूत होना। व्यवस्था मजबूत होने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का मजबूत होना। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियों का मतलब, सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे शक्ति तो है ही, बट क्या होता है ना, जो निचली अदालत से ऊपर कानून जा नहीं पाता। या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कब चीजें कभी सुप्रीम कोर्ट को देखिए कि जब मान लीजिए वो एक उच्च स्तर पर, यानी कि जब बहुत सारी जनता मिलकर उसका विरोध करते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है बात, नहीं तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो वो नीचे दबकर रह जाती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए एक विशेष कोर्ट का जो है एक इस तरह से स्थापना करके एक संज्ञान लेना चाहिए अपने तरफ से। ठीक है, और तीसरा कारण क्या हो सकता है, जो संसद है, संसद में जो अच्छे नेता हैं उनको क्या है, एक संशोधन करके एक एक्ट पारित करना चाहिए जिसमें जो कानून के आधार पर ये अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये लोग भाग ले सकते हैं, इसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को वहां रोका जा सकता है। ये सबसे बेहतर तरीके हैं।
तो पहले क्वेश्चन को हमने पूरे डिटेल में समझ लिया है और आपको इसमें पूरे तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ से पूरा बता दिया, एक बार आपको इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था, आरपी एक्ट के बारे में बताया गया था। दो चीज याद रखना है, आरपी एक्ट 1951 का 8 क्लोज सब क्लोज 3 और 8 सब क्लोज 4, ये दोनों याद रखना है। और पहले बात जो आरपी एक्ट 1951 आया उसके साथ चुनाव संहिता अधिनियम 1961, ये दोनों मिलकर क्या है, चुनाव की जो प्रक्रिया उसका संचालन की बात वहां पर की गई थी। जो आरपी एक्ट 1951 में सेक्शन 8 क्लोज ए है, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया जो भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति हैं, ठीक है, उसको दोषी ठहराए जाने के, यानी कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है उसको बात जो ठहराए जाने की, कौन दोषी है कौन नहीं, उसमें सेक्शन 8A ये बताता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें बोला गया जो अगर यदि कोई सांसद और विधायक, ठीक है, कोई सांसद और विधायक अगर 2 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा भुगत चुका है तो वो अगले आने वाले 6 वर्षों तक सजा मतलब चुनाव लड़ेगा ही नहीं। तो वो है आरपी एक्ट 1951 8 सब क्लोज 3। ठीक है, और आरपी एक्ट 1951 8 सब क्लोज 4 क्या कहता है, उसमें बताया गया था हमारा कि जो मान लीजिए कि 3 महीने या उससे अधिक के जो मान लीजिए उसके बीच में अगर मान लो दोषी ठहराए जाने की प्रक्रिया सुनवाई चल रही है और 3 महीने या उसके बीच में जो भी आदमी है उसको अयोग्यता सिद्ध नहीं किया जाएगा, यानी कि वो आदमी अगर निम्न कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अगर अपील दायर किया हुआ है और सुनवाई अभी तक नहीं हुई है तो वो आदमी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इससे तो वो इस बीच पीरियड में यहाँ पर तो वो आदमी चुनाव लड़के फिर आगे आ ही सकता है, तो उसके आधार पर उसको निरस्त किया गया जुलाई 2013 में। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद अलग अलग तरह की प्रक्रिया लाई गई और इसमें जो भी हमारा सरलीकरण की बातें हैं वो सारा हमने किया कंप्लीट। इसमें हमने बताया कि क्या क्या इशूज है और क्या क्या इस पर डिस्कस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा डिटेल में पहले क्वेश्चन को देख लिया है। अगर आप आगे के भी इस तरह से पैटर्न पे चाहते हैं क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं चाहते होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखना तो एक बार कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, इसको प्रैक्टिस करके देखिए अपने आप से, फिर आप लिखने की हालत में रहेंगे अच्छे कंडीशंस में और आप उसको लिख सकेंगे।